नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सतत शिक्षा विद्यालय प्रमाण पत्र कार्यक्रम खाद्य और पोषण में प्रमाण पत्र CFN 3 भोजन में अर्थशास्त्र खंड 2 सरकारी नीतियां एवं कार्यक्रम इकाई 4 कृषि संबंधी सरकारी नीतियां। जैसा कि आप जानते ही हैं कि किसी देश के कृषि एवं इतर क्षेत्र एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, अतः उनमें संतुलन बनाए रखने का बराबर प्रयास किया जाता है। इस इकाई में आप सरकार के इसी प्रयास के बारे में जानेंगे। 4.0 उद्देश्य। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप कृषि एवं अन्य क्षेत्रों के पारस्परिक संबंधों का वर्णन कर सकेंगे, कृषि के क्षेत्र में दी जाने वाली आर्थिक सहायता की स्थिति एवं महत्व बता सकेंगे और विभिन्न एजेंसियों द्वारा आयोजित कार्यक्रम की सराहना कर सकेंगे। 4.1 प्रस्तावना। देश की आबादी के सभी वर्गों को कृषि द्वारा उत्पादित वस्तुओं की आवश्यकता रहती है। लोगों को खाने के लिए अन्न चाहिए जिसका उत्पादन कृषि क्षेत्र करता है। उद्योगों को गन्ना, कपास, कॉफी, चाय, पटसन आदि कच्चे माल की आवश्यकता होती है जिसका उत्पादन कृषि क्षेत्र ही करता है। इसके बिना उद्योग चल ही नहीं सकते। दूसरे क्षेत्र जैसे वाणिज्य, व्यापार आदि भी कृषि क्षेत्र पर आश्रित रहते हैं। इनमें व्यावसायिक क्षेत्र, परिवहन क्षेत्र, बैंक क्षेत्र आदि हैं, जिनका व्यवसाय काफी हद तक कृषि उत्पादन पर ही आश्रित है। इसे अग्रगामी सहसंबंध कहते हैं। इसी प्रकार कृषि क्षेत्र भी अन्य क्षेत्रों पर आश्रित होता है। इस पारस्परिक निर्भरता को पश्चगामी सहसंबंध कहा जाता है। उद्योग क्षेत्र कृषि के लिए उर्वरक, मशीनें आदि उपलब्ध कराता है, जबकि परिवहन क्षेत्र आगत को किसान के खेतों तक पहुंचाता है। किसानों को अपनी निजी आवश्यकता के लिए भी अन्य उद्योगों के उत्पादों की आवश्यकता होती है, अतः आप देखेंगे कि देश के कृषि तथा अन्य क्षेत्रों के बीच पश्चगामी तथा अग्रगामी दोनों ही तरह का सहसंबंध है। इस सहसंबंध के फलस्वरूप कृषि क्षेत्र में होने वाली घटनाओं का असर देश के अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ता है। कृषि उत्पादों जैसे अन्न आदि के मूल्य में वृद्धि होने का मतलब यह होगा कि लोगों को अधिक खर्च करना पड़ेगा और उनके पास दूसरी वस्तुएं खरीदने के लिए कम धन रह जाएगा। इसके फलस्वरूप कृषि इतर वस्तुओं की मांग कम हो जाएगी, जिससे इन उद्योगों को नुकसान उठाना पड़ेगा। इसी प्रकार कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले आगत की मूल्य वृद्धि से कृषि उत्पादों के मूल्यों में भी वृद्धि होगी। अतएव कृषि एवं कृषि इतर क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली घटनाओं के मध्य एक प्रकार का संतुलन रहना चाहिए। सरकार अपनी विभिन्न नीतियों द्वारा इस संतुलन को बनाए रखने में मुख्य भूमिका निभाती है। इस इकाई में हम इन्हीं सरकारी नीतियों को समझने की चेष्टा करेंगे। 4.2 कृषि आगत के मूल्यों पर आर्थिक सहायता। 4.2.1 आर्थिक सहायता क्या है? कृषि उत्पादों को खरीदने के लिए कुल मूल्य का जो भाग खरीदार को देना नहीं पड़ता उसे आर्थिक सहायता सब्सिडीज कहते हैं। आर्थिक सहायता द्वारा वस्तु का विक्रय मूल्य कम हो जाता है। साधारणतया यह आर्थिक सहायता सरकार द्वारा उपभोक्ता को किसी विशेष वस्तु की खरीद के लिए बढ़ावा देने के लिए दी जाती है। अतएव यदि आप कोई ऐसी वस्तु खरीदेंगे जिस पर कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जाती तो आपको अधिक कीमत देनी पड़ेगी, जबकि आर्थिक सहायता प्राप्त वस्तु की कीमत कम देनी पड़ेगी। निम्नलिखित उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाएगी। मान लीजिए कि मूंगफली के बीज की कीमत बाजार से 11.00 रुपये प्रति किलो है। यदि सरकार उस पर 20% आर्थिक सहायता देती है, तब उपभोक्ता द्वारा देय वास्तविक मूल्य इस प्रकार होगा। बीज का मूल्य 11.00 आर्थिक सहायता 20% 2.20 रुपये वास्तविक देय मूल्य 11.00 2.28.80 रुपये। 4.2.2 आर्थिक सहायता क्यों दी जाती है?
आर्थिक सहायता साधारणतया किसानों को अच्छी किस्म के आगत को खरीदने के लिए दी जाती है। जब खेत पर उत्तम किस्म के आगतों को प्रयोग में लाया जाता है, तब उससे कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ता है। चूंकि हमारे यहाँ अधिकांश किसान गरीब हैं, इसलिए वे अच्छी किस्म के आगत यथा बेहतर बीज, उर्वरक आदि बाजार भाव पर नहीं खरीद सकते। यह अनुमान लगाया गया है कि भारत में छोटे तथा सीमांत किसानों की संख्या लगभग 72% है। कृषि का कुल उत्पादन बढ़ाने में किसानों का योगदान बहुत महत्व रखता है। यदि वे स्थानीय बीज, खाद आदि का प्रयोग करते रहेंगे तो उनका उत्पादन कम होगा। किसान को अपने खेत पर उन्नत तकनीक प्राप्त करने से अभिप्राय साधारणतया बीज, उर्वरक और पानी के सही मात्रा में सम्मिश्रण से है। ये तीनों ही कीमती आगत हैं और इन्हें बाजार भाव पर खरीदा जाए तो वे किसानों को बहुत महंगे पड़ेंगे। दूसरी ओर अगर किसान इन आगतों का उपयुक्त मात्रा में प्रयोग न करें तो उनके खेतों में उत्पादन कम होगा। परिणामस्वरूप देश का उत्पादन कम रह जाएगा। यही कारण है कि केंद्र व राज्य सरकारें दोनों ही किसानों को भिन्न भिन्न प्रकार की आर्थिक सहायता देकर उन्हें अपने खेतों पर उत्तम किस्म के आगतों का प्रयोग करने के लिए उत्साहित करती हैं। आर्थिक सहायता का रूप और उसकी मात्रा समय की मांग पर निर्भर करती है। 4.2 आर्थिक सहायता के विभिन्न प्रकार। कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली आर्थिक सहायता विभिन्न प्रकार की होती है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि सभी प्रकार की आर्थिक सहायता का उद्देश्य किसानों को जरूरी आगत, आवश्यकतानुसार सस्ते दामों में प्रदान करना है। कृषि आगत से संबंधित आर्थिक सहायता के स्वरूप को समझने के लिए यदि हम छठे दशक के इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि मैक्सिकन गेहूं की किस्मों के साथ सन 1964 से 65 में भारतीय कृषि क्षेत्र में ऐसी किस्मों को उगाने के कार्यक्रम शुरू हुए जिनसे अधिक उपज हो सके। इन किस्मों की विशेषताएं थीं उनका छोटा आकार, प्रति हेक्टेयर क्षेत्र से अधिक उत्पादन व अन्य वांछित गण। ये किस्में भारतीय किसानों को भी स्वीकार्य थीं। इसका केवल एक अवगुण था कि उस समय किसानों को इनके बीज बाजार से खरीदने पड़ते थे। इसके अतिरिक्त इन किस्मों में रासायनिक उर्वरकों की अधिक आवश्यकता होती थी और किसानों के पास इन आगतों को खरीदने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। वास्तव में किसी भी पौधे की वृद्धि के लिए बीज ही सबसे आवश्यक आगत है। ऐसी स्थिति में केंद्र व राज्य सरकारों ने किसानों को उन्नत किस्म के बीज खरीदने के लिए आर्थिक सहायता देना प्रारंभ किया जिससे वे अपने खेतों पर उत्तम फसल पैदा कर सकें। आर्थिक सहायता के माध्यम से रासायनिक उर्वरकों की कीमतें काफ़ी हद तक कम जिससे किसान बीजों तथा उर्वरकों के सही तालमेल से अच्छी उपज पैदा कर सके। बाद में यही योजना चावल की अधिक उपज वाली किस्मों पर और उसके बाद अन्य फसलों पर भी लागू की गई। अतः हम देखते हैं कि पहली बार सन 1971 से 72 में भारत में अनाज की उपज 10 करोड़ टन तक पहुंच गई। अगर सरकार ने इन आगतों के लिए आर्थिक सहायता न दी होती तो संभवतः हमारे किसान इन आगतों को बाजार भाव पर न खरीद पाते और अन्न उत्पादन का जो स्तर आज है वह न होता। इसके अतिरिक्त सरकार ने यह भी निश्चित किया कि किसानों को पर्याप्त धन ऋण के रूप में उपलब्ध हो सके। सन 1969 में सरकार ने 14 व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। उसके बाद से बैंकों ने कृषि क्षेत्र को आर्थिक सहायता देने में मुख्य भूमिका निभाई है। बीजों के लिए आर्थिक सहायता। उन्नत बीज की उपज एक जटिल प्रक्रिया है क्योंकि उत्पादन इस बात पर निर्भर करता है कि आपने क्या बोया था। बीजों के उत्पादन एवं किसानों में वितरण की प्रक्रिया निम्नलिखित है। अनुसंधानशालाओं में वैज्ञानिक उत्तम किस्म के बीजों को कई परीक्षणों के द्वारा अपने परीक्षण खेत, रिसर्च फार्म पर विकसित करते हैं। इन बीजों को प्रजनक बीज, ब्रीडर सीड कहते हैं। इन प्रजनक बीजों का बहुलीकरण करके आधार बीज, फाउंडेशन सीड उत्पादित किए जाते हैं। उसके बाद आधार बीजों को कुछ चुने हुए किसानों एवं निजी संस्थाओं में वितरित कर दिया जाता है।
यहाँ उत्पादन का सावधानी पूर्वक निरीक्षण किया जाता है। इन किसानों द्वारा उपजाए गए बीजों को प्रमाणीकरण संस्था द्वारा प्रमाणिकता दी जाती है। राष्ट्रीय बीज निगम एवं राज्य बीज निगम प्रमाणीकरण संस्थाएं हैं। आधा फसल उगाते समय किसानों द्वारा जो बीज प्रयुक्त होते हैं, उन्हें प्रमाणीकृत बीज कहा जाता है। अनुसंधानशालाएं सरकारों, केंद्र व राज्य द्वारा चलाई जाती हैं एवं उनका सारा खर्च भी सरकार ही वहन करती है। यदि किसान को इन अनुसंधानशालाओं को चलाने का खर्च उठाना पड़े तो उन्हें बीज का मूल्य इतना अधिक देना पड़ेगा कि वे निश्चित रूप से उस खर्च को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। बीज निगम कृषि विभागों के माध्यम से किसानों को जो बीज वितरित करती है, उसका मूल्य भी उस मूल्य से कम होता है जिस पर निजी व्यवसायी खुले बाजार में उन्हें बेचता है। सरकार इन संस्थाओं को चलाने में बहुत व्यय करती है और उसका बोझ किसानों पर नहीं पड़ता। अतः यह बीजों के संदर्भ में दी गई आर्थिक सहायता का घटक बनता है। उर्वरकों के लिए आर्थिक सहायता। देश में उर्वरकों की खपत सरकारी नीतियों के कारण बढ़ी है, न कि किसानों द्वारा की गई पहल के कारण। यदि भारत सरकार ने उर्वरक क्षेत्र को आर्थिक सहायता न दी होती तो हमारे किसान उन्हें अपने खेतों पर प्रयोग में न ला पाते और न ही 1950 से 1980 के बीच हमारा कृषि उत्पादन 3 गुना अधिक हो पाता। अब हम उर्वरकों के उत्पादन तथा उसके वितरण की प्रक्रिया को समझ लें। कुछ उर्वरक जो रासायनिक उत्पाद होते हैं, उन्हें रासायनिक उर्वरक कहा जाता है। इनके उत्पादन के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की काफ़ी बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, जिसे बाहर से आयात किया जाता है। इसके अलावा हमें घरेलू मांग तथा उत्पाद के बीच के अंतर को पाटने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में उर्वरक 1984 से 85 में लगभग 25 लाख टन विदेशों से आयात करना पड़ा है। इससे प्रयोग में आने वाले उर्वरक का खर्च और अधिक बढ़ जाता है। इन सबके फलस्वरूप उर्वरकों के उत्पादन का मूल्य बहुत बढ़ जाता है। उर्वरक कारखाने ऐसे स्थानों पर स्थित होने चाहिए जहां कच्चा माल भरपूर मात्रा में प्राप्त हो सके। उसके बाद उर्वरकों को भौगोलिक दृष्टि से बिखरे हुए विभिन्न उपभोक्ता केंद्रों पर वितरित किया जाता है। उर्वरकों के भार अधिक होने के कारण उनकी परिवहन लागत अधिक होती है। सरकार उर्वरकों की कीमत भी डाक तार की दरों की तरह पूरे देश में एक समान रखना चाहती है। अतः कीमतों को पूरे देश में एक बराबर रखने के लिए सरकार को परिवहन खर्च का एक बहुत बड़ा भाग स्वयं वहन करना पड़ता है, अन्यथा यह खर्च किसानों को ही देना पड़े। इससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि उर्वरकों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता का बहुत बड़ा भाग आयात तथा परिवहन पर खर्च हो जाता है। अनुमान लगाया जाता है कि उर्वरकों पर लगभग 2000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता दी जाती है। आप अब भली भांति समझ सकते हैं कि आर्थिक सहायता के अभाव में किसानों को उर्वरकों की बहुत अधिक कीमत देनी पड़ेगी, जिसके फलस्वरूप आपको कृषि वस्तुओं के लिए भी बहुत अधिक खर्च करना पड़ेगा। यदि किसान इन आवश्यक एवं महंगे उर्वरकों का इस्तेमाल न करें तो कृषि उत्पादन में कमी आएगी और वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाएगा। जल, सिंचाई एवं बिजली के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता। जल एवं बिजली के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता साधारणतः राज्य सरकारों द्वारा दी जाती है। खेतों की सिंचाई के लिए दिए जाने वाले जलकर की दर अन्य व्यापारिक संस्थानों की दरों से कहीं कम है। वास्तव में सरकार किसानों को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराने के लिए बड़ी तथा मध्यम सिंचाई योजनाओं को चलाती है। ये परियोजनाएं लोकोपयोगी परियोजनाएं मानी जाती हैं और इनका सारा खर्च सरकार वहन करती है। इस पानी का उपयोग करने के लिए किसान से जो जल कर लिया जाता है, इससे सरकार इन परियोजनाओं के रखरखाव का खर्च ही निकाल पाती है, शेष खर्च उसे स्वयं उठाना पड़ता है। अतः हमारे देश में सिंचाई के जल पर बहुत कम कर लिया जाता है। ऐसी परियोजनाओं के अभाव में किसानों को खेतों की सिंचाई के लिए पर्याप्त जल नहीं मिलेगा और इस प्रकार उन्हें वर्षा के जल पर ही आश्रित रहना पड़ेगा।
वर्षा की अनिश्चितता के कारण हमारी सारी कृषि योजनाएं नष्ट हो सकती हैं। हमारे देश के लगभग 5 लाख गांवों से 80% लोगों को बिजली की सुविधा उपलब्ध है। बिजली सप्लाई करने की लागत बहुत अधिक है। किसान बिजली का उपयोग अपने पंपसेटों को चलाने के लिए करते हैं, जिससे वे अपने खेतों की सिंचाई कर सकें। सिंचाई के लिए सप्लाई होने वाली बिजली की दरें दूसरे उद्योगों के मुकाबले बहुत कम होती हैं। इसी प्रकार पंपसेटों को चलाने के लिए जो डीजल दिया जाता है, उसकी दरें भी कम होती हैं। कृषि औजारों के लिए आर्थिक सहायता। सरकार कृषि औजारों जैसे हल, बीज तथा उर्वरक डालने वाली ड्रिल आदि पर भी आर्थिक सहायता देती है। यह इसलिए किया जाता है, जिससे किसान खेती करते समय वैज्ञानिक तरीके अपना सकें। उदाहरण के लिए बीज एवं उर्वरक ड्रिल की मदद से किसान बीज बोते समय सही दूरी रख सकता है, जिससे पैदावार अच्छी होती है। यह आर्थिक सहायता प्रायः किन्हीं खास फसलों एवं किस्मों तथा किसी खास क्षेत्र तक ही सीमित होती है। हालांकि इन पर भी सरकार का काफी खर्चा होता है। कृषि संबंधी ऋणों के लिए आर्थिक सहायता। कृषि क्षेत्र के लिए पर्याप्त एवं सामयिक धन की व्यवस्था अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए बीज की बुआई वर्षा के समय होनी आवश्यक है, नहीं तो फसल संबंधी सभी आशाओं पर पानी फिर सकता है। आधा किसान के पास बीज खरीदने के लिए पर्याप्त धन होना चाहिए, जिससे वह समय पर बीज खरीद कर बुआई कर सके। सरकार ने इस संबंध में कई कदम उठाए हैं, जिसके फलस्वरूप वित्तीय संस्थान, बैंक, सरकारी संस्थाएं किसानों को ठीक समय पर तथा उपयुक्त सहायता दे सकें। कृषि ऋण के लिए बहुत गरीब किसान, छोटे व सीमांत ही आर्थिक सहायता पाने के हकदार हैं। यह ऋण एक विशेष वर्ग के किसानों को बहुत कम दर पर दिया जाता है। सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े किसानों को यह ऋण सस्ती दर पर मिल सकता है। एक विशेष योजना के अंतर्गत गरीब वर्ग के किसानों को 4% ब्याज पर ऋण मिलता है, जबकि दूसरे किसान 12 से 13% ब्याज देते हैं। आपने देखा होगा कि संकट के समय जैसे सूखा, बाढ़ के दौरान विभिन्न राज्य सरकारें या तो ऋण, बैंक या सरकार संघों से लिए गए का सारा धन पूर्ण रूप से माफ कर देते हैं, या फिर ऋण पर शेष ब्याज को छोड़ देती है। यह सुविधा कृषि क्षेत्र के अलावा किसी और क्षेत्र को प्राप्त नहीं है। ऐसा इसलिए किया गया कि संकट के समय किसानों के हितों की रक्षा हो सके और वे अपने कृषि कार्यों को करते रह सके, नहीं तो कुछ किसान अपनी जमीन तथा मवेशियों को बहुत कम दामों में बेचकर शहरों में नौकरी की खोज में चले जाएंगे। आवश्यक लागतों के लिए लघु सहायता। किसान वैज्ञानिक ढंग से खेती कर सके, इसलिए कृषि विभाग द्वारा उन्हें लघु किट के रूप में आवश्यक लागतों की सहायता मिलती है। इस सहायता में बीज, उर्वरक तथा दूसरे रसायन शामिल हैं। किट किसानों को या तो मुफ्त दिए जाते हैं या उनकी बहुत कम कीमत ली जाती है। उदाहरणार्थ उत्तर पूर्वी राज्यों को ये किट चावल की पैदावार बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं। इसी प्रकार विभिन्न राज्यों के किसानों को ये किट दालें, तिलहन आदि जैसी मुख्य फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए भी दिए जाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि कृषि के क्षेत्र में प्रयोग होने वाले आगतों के लिए कई रूप में आर्थिक सहायता दी जाती है। आर्थिक सहायता की प्रकृति एवं मात्रा बहुत सी बातों पर निर्भर करती है। किसान कहाँ रहता है, राज्य, क्षेत्र आदि, उसके द्वारा कौन सी फसल उगाई गई है, उगाई गई फसल का क्या महत्व है, तथा किसान किस वर्ग का है। कृषि क्षेत्र को अन्य कई प्रकार की आर्थिक सहायता भी दी जाती है, जैसे नियंत्रित बाजारों की व्यवस्था करना, सड़कों का निर्माण करना तथा किसानों तक बाजार संबंधी सूचनाएं पहुंचाना आदि, जिनसे किसानों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होता है। इन परियोजनाओं का सारा खर्च सरकार उठाती है। इससे किसानों की उपज को अच्छा मूल्य मिलता है, जिससे वे अधिक उपज करने के लिए उत्साहित होते हैं। 4.2.4 उपभोक्ता आर्थिक सहायता से किस प्रकार लाभान्वित होता है।
जैसा कि आपने इस इकाई के आरंभ में देखा कि किसान को आगतों पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता के कारण किसानों को इन्हें खरीदने के लिए कम मूल्य देना पड़ता है और कृषि वस्तुओं का लागत मूल्य कम हो जाता है। अतः एक उपभोक्ता के रूप में आप भी कृषि के क्षेत्र में सरकार द्वारा दी गई आर्थिक सहायता की नीति से फायदा उठाते हैं। बोध प्रश्न 1, भारत में कृषि क्षेत्र किस प्रकार दूसरे क्षेत्रों से जुड़ा है? 2, कृषि क्षेत्र में आर्थिक सहायता की क्या भूमिका है? समझाइए। 3, उन कृषि आगतों की सूची बनाइए जिन पर सरकार आर्थिक सहायता देती है। 4, यह बताइए कि किस प्रकार कुछ लागत मूल्यों को किसानों पर हस्तांतरित न करना भी सरकार द्वारा दी गई आर्थिक सहायता ही है। चित्र 4, एक कृषि क्षेत्र में मिलने वाली आर्थिक सहायता का उपभोक्ताओं को मिलने वाले लाभ से संबंध। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। 4.3 निदर्शन खेत। 4.3.1 निदर्शन क्या है? निदर्शन शब्द का अर्थ है किसी विधि या कार्य को दर्शकों के सामने प्रस्तुत करके समझाना। निदर्शन खेतों से यहाँ अभिप्राय ऐसे खेतों से है जिनसे सरकार खेती के वैज्ञानिक तरीकों की जानकारी किसानों तक पहुँचाती है। इसका प्रयोग किसानों को किसी फसल की पैदावार के बारे में संतुष्ट करने तथा उर्वरक या रसायन का प्रभाव बताने आदि के लिए किया जाता है। आपने शायद दूरदर्शन, रेडियो, फिल्म आदि पर विभिन्न कंपनियों द्वारा अपने उत्पादों जैसे प्रेशर कुकर, रसोई उपकरणों आदि के प्रचार के लिए निदर्शन देखे होंगे। ये निदर्शन उपभोक्ताओं को अपने उत्पादों की उपयोगिता बताने के लिए किए जाते हैं। इसी प्रकार विभिन्न संस्थाएं भी निदर्शन खेतों के द्वारा किसानों तक अपनी बात पहुंचाती हैं। 4.3.2 निदर्शन के प्रकार। निदर्शन को मुख्यतया 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। 1, विधि निदर्शन। 2, परिणाम निदर्शन। विधि निदर्शन का प्रयोग किसानों, ग्राहकों को किसी विशेष विधि का प्रशिक्षण देने के लिए किया जाता है। विशेष विधि अथवा उपकरण से बुआई करना, किसी विशेष पंक्ति में उर्वरक डालना, किसी विशेष विधि से फसल की कटाई करना आदि से कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें निदर्शन द्वारा आसानी से बताया जा सकता है। यह ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार एक विक्रेता आपको यह दिखाता है कि धुलाई की मशीन का प्रयोग किस प्रकार किया जाए। परिणाम निदर्शन दूसरी प्रकार का निदर्शन होता है जिसमें किसी नई तकनीक के परिणाम को दिखाया जाता है और उसकी तुलना आम तकनीक के परिणाम से की जाती है। इस विधि का प्रयोग विशेष रूप से उर्वरक बनाने वाली कंपनियां, रसायनों तथा कीटनाशक दवाइयों के निर्माता प्रयोग में लाते हैं। वास्तव में किसानों को वितान की नई तकनीकों से परिचित कराने के लिए निदर्शन को सर्वोत्तम विधि माना जाता है। 4.3.3 निदर्शन क्यों और कहाँ किए जाते हैं? अनुसंधान के लिए प्रयोग में आने वाले खेतों की स्थिति किसानों के खेतों से अलग होती है। इन खेतों में मिट्टी की किस्म, सिंचाई सुविधा, उपकरण, दूसरे रसायनों की व्यवस्था आदि को नियंत्रित किया जा सकता है। इन स्थितियों के कारण इन खेतों पर पैदावार अधिक होती है। लेकिन जब इन खेतों पर इस्तेमाल होने वाली तकनीक किसानों के खेतों पर लागू की जाती है, तब उपज कई कारणों से पूर्ण रूप से अलग होती है। यही कारण है कि निदर्शन के लिए सामान्यतः किसानों के खेत ही चुने जाते हैं। निदर्शन की दूसरी मुख्य विधि अनुसंधान केंद्रों द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में लगाए गए कृषि मेलों के रूप में होती है। उदाहरणार्थ, जब फसल एक अच्छी स्थिति तक पहुंचती है, तब कृषि मेला आयोजित किया जाता है। इस दिन आसपास के सारे किसान फसल को देखने के लिए इन खेतों पर आते हैं। इस अवसर पर किसानों तथा वैज्ञानिकों के बीच तकनीकी बारीकियों पर चर्चा करने की व्यवस्था भी की जाती है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के अंतर्गत आने वाले सभी कृषि विश्वविद्यालय एवं संस्थाएं इन कृषि मेलों का आयोजन करती हैं। 4.3 4. राष्ट्रीय स्तर पर निदर्शन योजना। इस योजना के अंतर्गत फसल कुछ किसानों के खेतों पर उगाई जाती है, जिससे किसानों के खेतों की परिस्थितियों के अनुसार निदर्शन किया जा सके।
इस योजना के अंतर्गत हुई उपज के स्तर की तुलना अन्य किसानों द्वारा सामान्य परिस्थितियों में प्राप्त औसत उपज से की जाती है, जिससे कि उपज का अंतर पता चलता रहे। 4. कृषि प्रशिक्षण एवं प्रसार संबंधी कार्यक्रम। यह कार्यक्रम वैज्ञानिकों तथा किसानों के मध्य एक सेतु का काम करता है। सभी राज्यों के कृषि विभाग प्रसार संस्थाओं के रूप में काम करते हैं। देश के सभी कृषि विश्वविद्यालयों की, जिनकी संख्या इस समय 25 है, अपनी अपनी शिक्षण इकाइयां हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अपनी संस्थाएं जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, दिल्ली, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर, इत्यादि इस प्रकार के कार्य में सहयोग देती है। ये सारी संस्थाएं किसानों तक सारी सूचनाएं पहुंचाने में सक्रिय योगदान देती रही हैं। ये सभी संस्थाएं कृषि प्रसार के साथ साथ किसानों को ग्रामीण जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में प्रशिक्षित करने के कार्यक्रम भी आयोजित करती है। ये प्रशिक्षण मौसम, फसल, क्षेत्र, तकनीक आदि के अनुसार आयोजित किए जाते हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समय उन लोगों की सुविधानुसार निश्चित किया जाता है, जिनके लिए ये आयोजित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए यह प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्राम पंचायत के कार्यालय में संध्या समय आयोजित किया जा सकता है, जिससे दिन में अपने अपने खेतों में काम करने वाला किसान भी इसका लाभ उठा सके। इसी प्रकार स्त्रियों के कार्यक्रम दोपहर के समय किए जा सकते हैं, जबकि महिलाएं खाली होती हैं। बोध प्रश्न 5. निदर्शन के महत्वपूर्ण प्रकार कौन कौन से हैं, उनका इस्तेमाल कब किया जाता है? 6. राष्ट्रीय स्तर पर निदर्शन योजना पर टिप्पणी लिखिए। 7. प्रशिक्षण कार्यक्रम की उपयोगिता की समीक्षा कीजिए। प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रकार। प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थान विशेष की आवश्यकतानुसार निश्चित किए जाते हैं। कुछ कार्यक्रम केवल कुछ घंटों के होते हैं, जबकि कुछ कार्यक्रम कई दिनों के होते हैं। विभिन्न कृषि प्रसार संस्थाओं द्वारा आयोजित कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सूची इस प्रकार है। 1. उचित दूरी पर बीज बोना। 2. उर्वरक इस्तेमाल करने की विधियां। 3. फसल काटने की प्रभावी विधियां। 4. सिंचाई के पानी का प्रभावी उपयोग। 5. कृषि उपकरणों का सही इस्तेमाल। 6. विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का उत्पादन। 7. स्वच्छ भोजन तैयार करना और उसका उपयोग। 8. बायोगैस तैयार करने की विधि तथा उपयोग। 1. बिना धुएं के चूल्हे तथा सौर ऊर्जा कुकर का उपयोग। 4. अंश सारांश। कृषि, व्यवसाय, वाणिज्य, परिवहन, बैंक आदि सभी क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित हैं। वे एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। किसी एक क्षेत्र में हुआ परिवर्तन दूसरे क्षेत्र को प्रभावित करता है। अतः सरकार अपनी नीतियों द्वारा कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्रों के बीच संतुलन बनाए रखने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आर्थिक सहायता का देना इनमें से एक है। आर्थिक सहायता किसानों को कम कीमत पर उत्तम आगत खरीदने के लिए दी जाती है। इसमें अन्न का उत्पादन अधिक होता है और लागत मूल्य कम हो जाता है, जिससे उपभोक्ता को उन वस्तुओं की कम कीमत देनी पड़ती है। वस्तुओं की कीमत लागत मूल्य पर आधारित होती है। विभिन्न संस्थाओं द्वारा किसानों को दी जाने वाली अन्य सुविधाओं में निदर्शन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।